हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी को वंस अपॉन अ टाइम एंड अल्टीमेट सफारी, जो कि लिखी है नडीन गॉडमन ने। इसके टाइटल से आपको क्या पता चलता है, वंस अपॉन अ टाइम एंड द अल्टीमेट सफारी। आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका के अंदर स्पेशली लोग जाते हैं टूरिज़्म के लिए। उनकी सफारी होती है, इस तरह की गाड़ी होती है और वो एनिमल्स को, एलिफेंट्स वगैरह हो गए या इस तरह की चीज़ें जो हो गई उनको देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए टाइटल कि अल्टीमेट सफारी जो है इस स्टोरी का इस चीज़ से क्या लिंक है। नडीन गॉडीमर की बायोग्राफी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह लिंक कर रहा है हमारी स्टोरी के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोगों को टाइटल से यही पता चल रहा है सफारी एक गाड़ी है और द अल्टीमेट सफारी मतलब एक गाड़ी का टूर चल रहा है और इस तरह वो लोग गए हुए हैं, लेकिन इसकी स्टोरी कुछ और है। पढ़कर देखते हैं। सबसे पहले इसकी बायोग्राफी देखते हैं। नडीन गॉडीमर जो है ये हमारे पास फ़ीमेल राइटर है, साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, नोन फॉर हर रियलिस्टिक कैरेक्टर डायलॉग एंड पैशनेट राइटिंग। गॉडीमर्स की राइटिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है हर एंगर एट रेसिज्म एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ एज वेल एज द मोरल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन ऑफ अ रेशियली डिवाइडेड होम कंट्री। मतलब साउथ अफ्रीका में ही ये पैदा हुई और साउथ अफ्रीका में ही इनकी डेथ हुई। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो रेशियल टेंशन चल रही थी, इनकी राइटिंग उसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। और इनकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को एंगर दिखता है, जो इश्यूज़ चल रहे थे उस वक्त रेसिज्म के या पॉलिटिकल इश्यूज़ इनकी होम कंट्री के अंदर या होम टाउन में, तो वो उसके खिलाफ हम लोगों को चीज़ें दिखेंगी। उसके अलावा हर वर्क डील विद द थीम्स ऑफ लव, पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली कंसर्निंग रेस इन साउथ अफ्रीका। लव और पॉलिटिक्स तो हम लोग बाद में देखेंगे, ज़्यादातर इनकी रेसिज्म ही दिखता है वर्क के अंदर। उसके अलावा हर वर्क ऑलवेज क्वेश्चनिंग पावर रिलेशंस एंड ट्रूथ। शी टेल्स स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रिवीलिंग मोरल एम्बिग्यूटीज एंड चॉइसेस। मतलब ऑर्डिनरी पीपल होंगे, उनकी स्टोरीज़ बताएगी ये। हमने 2 स्टोरीज़ आगे भी डिस्कस की हैं, वो भी इसी तरह की थी। एक माइग्रेशन वाली थी कि एक बंदा पाकिस्तान से गया है बाहर के मुल्क में और वहाँ पर जाके सेटल होने की कोशिश कर रहा है। और एक इसी तरह स्ट्रॉन्ग हॉस्टी हमने पढ़ी, वो भी एक इसी तरह पुअर एरिया के अंदर की सेटिंग थी और कैसे वो स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइवल के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोगों को स्टोरी दिखेगी ऑर्डिनरी पीपल की। नडीन गॉडीमर भी अनऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखती हैं। उसके अलावा ये पैदा हुई थी साउथ अफ्रीका में और ये डॉटर ऑफ वाइट मिडिल क्लास जूइश पेरेंट्स की हैं, मतलब ये खुद ब्लैक नहीं थी, ठीक है। हर फर्स्ट स्टोरी पब्लिश्ड व्हेन शी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। यहाँ से इनके टैलेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग तो 15 ईयर्स के हों तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, और ये राइटर्स को देखें। बहरहाल हर वर्क्स रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट इंसिडेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ इन साउथ अफ्रीका, ऑफन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए वाइट मिडिल क्लास कैरेक्टर। मतलब इन्होंने एक वाइट मिडिल क्लास कैरेक्टर की तरह हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया और उसको लिखा अपनी स्टोरीज़ के अंदर और अपने वर्क के अंदर। उसके अलावा ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है कि दे एग्जामिन द टेंशन बिटवीन वाइट एंड नॉन वाइट पीपल फोर्स्ड टू लिव अंडर अपार्थीड। अपार्थीड एक टर्म है, इसके बारे में आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर वाइट मिडिल क्लास कैरेक्टर के बारे में बताया है कि वो एग्जामिन करता है कि वाइट और नॉन वाइट पीपल के बीच में क्या टेंशन चल रही है और उन दोनों को किस चीज़ ने फोर्स किया हुआ है एक ही जगह रहने के लिए, ठीक है। उसके अलावा गॉडीमर्स के नावल कौन कौन से हैं, अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स, ओकेजन फॉर लविंग एंड द लेट बॉर्जियस वर्ल्ड, ठीक है। उसके अलावा इन हर वर्क हम लोगों को दिखता क्या है, शी सिंपैथेटिकली प्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ नॉन वाइट while conveying the conflicting feeling of liberal whites who live under a system they believe to be wrong। कन्फ्लिक्ट दिखाएंगे कि अफ्रीकन्स का जो लिबरल नहीं है, मतलब आज़ाद नहीं है, और जो वाइट्स हैं जो आज़ाद हैं, इनका आपस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को। अपार्थीड, आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि अपार्ट मतलब अलग कर देना। बेसिकली ये एक पॉलिसी है जो साउथ अफ्रीका में 1948 से 1994 तक चली, जिसमें ब्लैक्स और वाइट्स के दरमियान फ़र्क बढ़ता जाता था।
मसलन इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल थीं, जैसे कि ब्लैक्स की बस स्टेशंस अलग हैं और वाइट्स के बस स्टेशंस अलग हैं। उसके अलावा ब्लैक्स के स्कूल कॉलेजेस अलग हैं और वाइट्स के अलग अलग हैं। वाइट्स की कॉलोनीज़ रहने की जगह वगैरह अलग हैं और ब्लैक्स की अलग हैं। ये लोग एक जगह पर नहीं रह सकते थे। इस पॉलिसी को हम अपार्थाइड कहते हैं। अमेरिका में भी ये चीज़ हुई थी, वहाँ पर सिंपली सेग्रीगेशन कहा जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये बहुत शदीद किस्म की थी, तो इसको क्या कहा जाता है, अपार्थाइड। उसके अलावा इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ लॉज सेट बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट डिज़ाइन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कौन, नॉन वाइट पॉपुलेशन, मतलब कलर्ड पीपल लगा लें, अफ्रीकन्स लगा लें, इंडियंस लगा लें। द लॉज डिक्टेटेड वेयर ब्लैक्स, इंडियंस एंड सो कॉल्ड कलर्ड could live and work and who they could marry। मतलब अपार्थाइड एक ऐसा लॉ था साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने सेट किया था कि वो कंट्रोल कर सकें मेजॉरिटी नॉन वाइट पॉपुलेशन को, और उन लोगों का डिसाइड कर सकें वो कहाँ रहेंगे, किससे शादी कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था, द पर्पस ऑफ अपार्थाइड वाज टू अलाउ मिनॉरिटी white population which comprised less than 20% of the population which consolidate political power and control over the majority population। सिंपल सा इसका अपार्थाइड जो उनके ऊपर लॉ लगाया था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, उसका मतलब क्या था, उसका पर्पस क्या था कि जो वाइट हैं वो रूल कर सकें ब्लैक्स पर या कलर्ड पीपल के ऊपर। वाइट्स जो थे वो मिनॉरिटी थी और ब्लैक्स जो थे वो मेजॉरिटी थी। अब वाइट्स कितना बताया उन लोगों ने कि 20% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर वाइट थे। 100 में से 20 पॉपुलेशन वाइट की थी, बाकी 80% पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी। ये था अपार्थाइड। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आप लोगों की स्टोरी घूमेगी, इसलिए मैंने यहाँ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐड किया है। Godimer's work is inextricably linked to her political views and lifelong resistance to apartheid। मतलब इनका वर्क जो है वो पॉलिटिकल व्यूज़ और अपार्थाइड के आसपास इनकी ज़िंदगी, जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस किया बचपन में अपने, वैसा ही इनका वर्क भी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। हर वर्क एड्रेसेस द इफ़ेक्ट ऑफ अपार्थाइड ऑन साउथ अफ्रीकन्स ऑफ ऑल क्लासेस एंड रेसेस। अपार्थाइड का जो वर्क है, जो उसका इफ़ेक्ट हुआ है अपार्थाइड का, उसके बारे में इन्होंने लिखा। साउथ अफ्रीकन के जितनी भी क्लासेस और रेसेस के ऊपर इफेक्ट हुआ अपार्थाइड का। नेक्स्ट है लिबरेशन मूवमेंट पर आई ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s स्प्रेड थ्रू अफ्रीका। मैनी कॉलोनियल पावर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर पावर बेसिस एंड वर फोर्स्ड टू सीड पावर टू ब्लैक्स। अब क्या हुआ, अपार्थाइड पहले लॉ लगा इन लोगों का, उसके बाद क्या हुआ कि लिबरेशन मूवमेंट आई। वो कब तक चली, 1960 से 1970s तक। इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ कि बहुत से जो वाइट थी कम्युनिटी वो रूल कर रही थी, उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, लिबरेशन मूवमेंट थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट स्प्रेड टू द साउथ अफ्रीकन बॉर्डर्स। अब वो लिबरेशन मूवमेंट जो थी वो फैल गई साउथ अफ्रीकन बॉर्डर्स तक। अब क्या हुआ कि विद मोज़म्बिक एंड जिम्बाब्वे बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लैक कंट्रोल्ड। अब इन दो जगहों के ऊपर ब्लैक ने कंट्रोल ले लिया। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड करती है, जो ये नहीं कहती कि ये ज़्यादा हैं और ये कम हैं, कम लोग ये पढ़े लिखे हैं तो ये जो है, ये जो ज़्यादा लोग हैं ये कम पढ़े लिखे हैं तो ये वाइट पीपल अब ब्लैक के ऊपर रूल कर सकते हैं। ये इस तरह नहीं कहते थे, ये इक्वालिटी के ऊपर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जो थी ये इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड करती थी। और लिबरेशन मूवमेंट के थ्रू मोज़म्बिक एंड जिम्बाब्वे, इन दो जगहों के ऊपर ब्लैक ने कंट्रोल कर लिया। अब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका फाइनेंशियली एंड मिलिट्रली सपोर्टेड रेबल ग्रुप्स इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ मोज़म्बिक एंड जिम्बाब्वे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मिलिट्रली या फाइनेंशियली सपोर्ट किया रेबल ग्रुप को, यानी कि दुश्मनों को। अब क्या हुआ कि थ्रू आउट द लेट 1970s एंड 1980s द रूरल पॉपुलेशन ऑफ दोज कंट्रीज सफ़र्ड थ्रू द इफ़ेक्ट्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर वो होती है जो मिलिट्री के थ्रू फोर्सेस, मतलब थ्रू फोर्स्ड आपके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। ठीक है, तो जब इन लोगों ने रेबल ग्रुप का साथ दिया तो 1970s से 1980s के दरमियान इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या हुआ, वाइट राइटर अडॉप्ट्स द वॉइस ऑफ ब्लैक कैरेक्टर। ये अब फिर हम लोगों को दिखा कि वाइट राइटर जितने भी थे उन लोगों ने अडॉप्ट की
वॉइस ऑफ ब्लैक कैरेक्टर, कि ब्लैक कैरेक्टर के ऊपर क्या बीत रही है वो वाइट कैरेक्टर्स ने, वो वाइट राइटर हमारी जो नडीन गॉर्डिमर हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ब्लैक कैरेक्टर की वॉइस बनकर हम लोगों तक पैगाम पहुंचाया। अब देखते हैं स्टोरी के अंदर है क्या। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी पता चल गया कि अपार्थाइड एक आई थी, लॉ आया था, उसके बाद लिबरेशन मूवमेंट आई थी, उसके बाद रेबल ग्रुप का साथ दिया था, उसके बाद फिर उन लोगों ने सफरिंग की, रेबल ग्रुप का जब साथ दिया उन लोगों ने। अब दो कंट्रीज़ थी, मोज़म्बिक एंड ज़िम्बाब्वे, इन दोनों के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया ब्लैक ने, मतलब इनके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो गया था वाइट का। लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों को सफ़र करना पड़ा जब कुछ इन लोगों में से थे ऐसे जिन्होंने रेबल ग्रुप का साथ दिया। अब आगे चलते हैं, हमारी स्टोरी स्टार्ट का होती है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों के थर्ड पर्सन नरेटर मिलेगा हम लोगों को। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि फादर जो है, हम लोगों को दिखेगा कि वो यही प्रज्यूम किया जा रहा है कि वो गए हुए हैं वॉर पर, वो फाइट करने के लिए गए हुए हैं और वो घर पर नहीं है। और उसके बाद हम लोगों को दिखेंगे बैंडिट्स, इसके अंदर बैंडिट्स यही हैं जो रेबल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को दिखेगा कि मदर जो है उसका मदर्स फेट इज़ लेस क्लियर, इट इज़ प्रज्यूम दैट शी वाज किडनैप्ड और किल्ड बाय द रेबल फोर्सेस। हमारी स्टोरी स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि वो एक लाइन है लिखी हुई कि नरेटर कहता है कि उस शाम मेरी माँ गई बाज़ार और वापस नहीं आई। अब पता नहीं उसको मार दिया गया, किडनैप कर लिया गया, उसका रेप कर दिया गया, क्या हुआ नहीं पता। इस तरह हम लोगों को माँ का नहीं पता, उसका फेट हम लोगों के पास अनक्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखता है कि नरेटर अलोंग विद अदर मेंबर्स ऑफ विलेज आर फोर्स्ड टू मेक द लॉन्ग ट्रैक थ्रू क्रूगर पार्क टू वन ऑफ द साउथ अफ्रीकन रेफ्यूजी कैंप। हम लोगों को स्टोरी के अंदर दिखेगा कि नरेटर जो है, हमारे पास एक बच्ची है, ठीक है, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स जो उसके बच गए हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दो बहन भाई हैं और वो है, और उसके आसपास के जो लोग हैं, मतलब विलेज के अंदर जो लोग रहते हैं, ये सब मिलकर जा रहे हैं क्रूगर पार्क रेफ्यूजी कैंप के अंदर। साउथ अफ्रीकन के बॉर्डर के ऊपर या किसी कॉर्नर के ऊपर ये एक रेफ्यूजी कैंप है, वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। चल कर ट्रक होता है, चल कर एक लंबी एक लॉन्ग जर्नी तय करना, ठीक है, लोगों से बचकर, डाकुओं से बचकर, जो आप लोगों के ऊपर कब्ज़ा कर ले, आपकी चीज़ें चुरा ले, आपको घर बेघर कर दे, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं रेफ्यूजी कैंप, ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है कि नरेटर ऑफ द स्टोरी यंग ब्लैक मोज़म्बिकन गर्ल। हम लोगों को पूरी स्टोरी के अंदर नहीं पता चलता कि कौन है नरेटर, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता। बिल्कुल एंड पर पता चलता है कि हमारी जो नरेटर है वो एक यंग ब्लैक मोज़म्बिकन गर्ल है जो बच्ची है और वो बता रही है सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और पूरी स्टोरी के अंदर हम लोगों को किसी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसकी समरी में आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ कि होता क्या है कि हम लोगों की, मैंने जैसे बताया कि लाइन स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है एक लाइन से कि उस शाम मेरी माँ गई और वापस नहीं आई। वो किस लिए गई थी? उनके जो चूल्हा था उसके लिए उनको तेल चाहिए था चूल्हा जलाने के लिए, तो वो तेल लेने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसके अलावा उसके जो फादर हैं वो ऑलरेडी गए हुए हैं वॉर के ऊपर, उनका नहीं आता पता कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा घर के अंदर कौन है? उसके ग्रैंड पेरेंट्स है बच्ची के और उसके दो बहन भाई हैं, सिबलिंग्स, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि बैंडिट्स, ये डाकू हैं, रेबल ग्रुप है, रिनामो नाम है, ठीक है। अब क्या होता है कि विलेज के अंदर इनके ये चल रहा होता है सीन के चीज़ें चुराई जा रही हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कत्ल व गारत चल रही है और हर जगह गोलियां और तबाही का सीन और डिस्ट्रक्शन वगैरह और डर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इस सब से बचने के लिए ये हम लोगों का जनरेटर हैं, ये बच्ची और इसकी फैमिली और इसके आसपास विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं, ये लोग जाते हैं क्रूगर पार्क की तरफ। चलकर एक जर्नी तय करते हैं ये लोग कि हम लोग, एक जंगल है उधर, उसके अंदर से गुज़रते हुए जाएंगे और हम लोग उस रेफ्यूजी कैंप तक चले जाएंगे जहां हम लोग इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। अब क्या होता है कि ये लोग जाते हैं और क्या होता है कि एक पार्क के थ्रू ये लोग जाते हैं। वो पार्क कौन सा है? अल्टीमेट सफारी हम लोगों ने, जो हमारी स्टोरी का नाम है, वहाँ से ये आती है कि
बहुत से सफारी टूर्स चलते हैं कि टूरिस्ट आते हैं, वाइट पीपल, ऑब्वियसली वाइट पीपल होते हैं जो आते हैं ये टूर्स लेकर। और किस लिए आते हैं? अफ्रीका के जंगल बहुत मशहूर हैं, वहाँ पर जानवरों को देखने के लिए आते हैं और इन्जॉय वगैरह करने के लिए और डिफरेंट एनिमल्स को देखने के लिए वो लोग आते हैं। तो उस पार्क के अंदर ये लोग उधर से चलते हुए जा रहे होते हैं। अब क्या होता है, ये फैमिली और इनके विलेज के जितने भी बंदे इनके साथ होते हैं, ये लोग सब भूख से इतने ज़्यादा बेहाल हो रहे होते हैं। उनकी सफरिंग बताई इसके अंदर, स्टोरी के अंदर, कि आसपास जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे वो लोग उन जो खा रहे थे खाना वगैरह, या उनकी जो फायर चल रही थी, कैंप फायर चल रहा था और बारबेक्यू का सिस्टम चल रहा था, या वो अपने लिए कुछ भी खाने पीने को लेकर आए हुए थे, उन सब की खुशबू इनके पास आ रही थी, लेकिन ये लोग खा नहीं सकते थे। और इन सब की हालत बहुत बुरी हो रही थी भूख से। इनको तो घर बेघर कर दिया गया था। इन लोगों के पास तो कुछ भी सामान नहीं था, ना खाने पीने का, ना कुछ पहनने ओढ़ने का। और ये लोग तो सफरिंग इनकी दिखाई पूरी स्टोरी के अंदर कि ये लोग चलते हुए जा रहे हैं और इनको डर है। जिस तरह आप लोग लगा रहे हैं कि आप लोग जंगल के अंदर घूम रहे हैं और आसपास आप लोगों को ज़ॉम्बीज़ का डर हो कि भई अभी यहाँ से कोई ज़ॉम्बी निकल आएगा और आके खा जाएगा, तो सेम इसी तरह की सिचुएशन है। ये लोग जा रहे होते हैं वॉक कर कर, और इनके भूख लग रही होती है, थके हुए होते हैं। और छोटी बच्ची है, इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी जो इनके ग्रैंडफादर हैं उनको डेमेंशिया की बीमारी है या इस तरह की कोई मेंटल डिजीज़ है। उनके साथ भी दिखाते हैं कि वो लंबी लंबी घास होती है उसके अंदर चले जाते हैं और फिर कुछ टू एंड फ्रो उनकी मोशन होती है और कुछ नॉइसेस होती हैं और फिर वो दिखते ही नहीं हैं। वो जो इनका ग्रुप होता है, जो ये लोग जा रहे होते हैं, उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तो जो इनकी ग्रैंड मदर थी वो फिर यही तय करती हैं कि वो अपने हस्बैंड को पीछे छोड़ दें और बच्चों के लिए, वो उनकी सर्वाइविंग के लिए उनके साथ आगे चलें। तो मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट के अंदर से जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो भी इनके ग्रुप से अलग हो गए हैं। नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं, मर गए, खो गए, क्या हुआ, ठीक है। अब ग्रैंड पेरेंट के अंदर ये भी चले गए। अब ये लोग जा रहे हैं और ये बच्ची जो है ये कहती है कि जो एनिमल्स हैं यहाँ पर, यहाँ तक के जो बर्ड्स हैं उनके पास भी हमारे से ज़्यादा खाने को है, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। ये चलता है। उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं रेफ्यूजी कैंप के अंदर। वहाँ पर इनको एक कॉर्नर के अंदर जगह मिलती है बैठने की और वो रहने की, कि एटलीस्ट इनको एक शेल्टर मिल सके, हाउस मिल सके, रह सकें ये लोग। अब जो इनकी ग्रैंड मदर होती हैं वो वहाँ जाके कोई अपने लिए काम ढूंढती हैं। इनको काम मिलता है ईंटें उठाने का, वो फिर उठाती हैं। किस लिए? अपने बच्चों की, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं वो, कि मैंने इनको पालना है। अब एक नरेटर है हमारे पास और 2 इसके सिबलिंग्स हैं, ठीक है। इनको पालना है, वो ग्रैंड मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं। अब मदर भी गई, फादर भी गए और ग्रैंडफादर भी गए। अब एक अडल्ट हम लोगों को दिखाई है ग्रैंड मदर, और ये सारी स्टोरी किसके पर्सपेक्टिव से चल रही है? एक बच्ची के पर्सपेक्टिव से चल रही है। जो नरेटर है हमारे पास वो एक बच्ची है, ठीक है। थर्ड पर्सन नरेशन हुई हुई है। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोगों को फिर पता चलता है कि इनको खाने पीने को मिलने लग गया, एजुकेशन के लिए कुछ सिस्टम इनका चल गया। उनकी ग्रैंड मदर की जो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने की, इतनी ज़्यादा सफरिंग इन लोगों ने की, ग्रैंड मदर ईंटें उठा रही है, काम वाम कर रही है, तो उसका सिला इनको किस तरह मिला कि उन्होंने अपने बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया, एजुकेशन का इंतज़ाम कर लिया। अब हम लोगों की स्टोरी एंड पर कहाँ पर होती है कि एक टूरिस्ट आता है, वो आके इंटरव्यू लेता है ग्रैंड मदर का, रेफ्यूजी कैंप के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है, क्वेश्चनिंग करता है कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है, आप अपने घर वापस कब जाओगे, और आप अपने घर जाओगे तो क्या होगा, ये वो। तो वहाँ पर हम लोगों को फ़र्स्ट टाइम पता चलता है कि वो ग्रैंड मदर कहती है कि देयर इज़ नो होम, वहाँ पर कोई घर नहीं है, बस जो है यही है। और उसके अलावा हमें पता चलता है कि जो फ्यूचर की होप थी हम लोगों को दिख रही थी, वो सब कुछ ख़त्म है। उसके अलावा हम लोगों को दिखता है कि बच्ची को थोड़ी सी फ्यूचर की होप है। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी मदर जो हैं, जो गुम हो गए हैं, हम लोगों को नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं या मर गए, तो हम लोग जब अपने वापस घर जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग मौजूद होंगे। तो इस तरह ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब बेसिकली है क्या? द अल्टीमेट सफ़ारी, वंस अपॉन अ टाइम द अल्टीमेट सफ़ारी। एक तो इसके अंदर अपार्थीड है,
ठीक है, एक लॉ लगा था, उसके अंदर वाइट्स और ब्लैक्स का अलग अलग दिखाया कि इसने अलग रहना है, दूसरे ने अलग रहना है, और इन लोगों ने इनके बस स्टेशंस, कॉलेजेस सब कुछ अलग है। और कॉलोनियल पावर का हम लोगों को दिखा के रूल करना है वाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर। और उसके अलावा हम लोगों को दिखा सफारी जो है, सफारी आप याद रखिएगा कि गाड़ी है एक, और उसके ऊपर लोग जाते हैं टूर के लिए और एनिमल्स को देखने के लिए और अपने ट्रिप लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब वो जा रहे होते हैं क्रूगर पार्क, ये वर्ड याद रखिएगा, क्रूगर पार्क ये लोग जाते हैं, वहाँ पर इनके ये टूरिज़्म चल रहे होते हैं और वहाँ पर कैंप फायर और खाने पीने की खुशबुएं इनके पास आती हैं और ये बहुत ज़्यादा सफ़रिंग कर रहे होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, एक लंबी इनकी जर्नी होती है जो पैदल क्रॉस करनी होती है इन लोगों ने अपने घर से रेफ्यूजी कैंप तक, वो इन लोगों ने करनी होती है। और इनके पास खुशबुएं तो आ रही हैं खाने की, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। तो बेसिकली पूरी स्टोरी के अंदर सफ़रिंग दिखाई है कि अपार्थाइड एक लॉ था, उसके बाद लिबरेशन मूवमेंट आई, उसके बाद फिर दिखाया कि कुछ लोग थे, उन लोगों ने रेबल ग्रुप के साथ मिलकर फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया, उनकी अपनी गलती की वजह से उन लोगों को फिर सफ़र करना पड़ा। तो बेसिकली एक हम लोगों को सफ़रिंग दिखाई नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल्स की, कि कैसे उन लोगों के घर उजड़ गए, उनके कितने कत्लो गारत हुई, उनकी चीज़ें चुरा ली गई, और हम लोगों को एंड पर होप भी दिखी। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को मेन चीज़ें क्या दिखी इसके अंदर। सबसे पहला सफरिंग ऑफ पीपल दिखे हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों को दिखा कि बैंडिट्स इन द ग्रुप मोस्ट लाइकली रेफर टू द रेबल ग्रुप रिनामो। रेबल ग्रुप कौन सा था? रिनामो। जो बैंडिट्स स्टोरी के अंदर हम लोगों को बताए गए हैं, बैंडिट्स वर्ड यूज़ हुआ है, तो वो किसको रेफ़र कर रहा है? बेसिकली रेबल ग्रुप रिनामो को। ये हम लोगों को दिखा। उसके अलावा हम लोगों को दिखा the plight of displaced people who have left their homes in neighboring countries to find better lives in South Africa, के हम लोगों को दिखाया कि कुछ लोग जो थे उन लोगों ने अपनी जगह छोड़ी, अपना होम टाउन छोड़ा और नेबरिंग कंट्री के अंदर मूव हुए। क्यों? टू फाइंड बेटर लाइव्स इन साउथ अफ्रीका। ये हम लोगों को दिखा। उसके अलावा क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं आप। सबसे पहले हम लोगों को दिखा द मिनॉरिटी वाइट पॉलिटिशियंस इन हर कंट्री वर मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल फॉर देयर ब्लैक नेबर्स, लेटिंग देम सफ़र इन रेफ्यूजी कैंप टेंट्स फॉर ईयर्स विदाउट प्रॉपर शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम लोगों को सबसे पहले ये दिखा कि जो वाइट पॉपुलेशन थी उनकी, वाइट पॉलिटिशियन थी उन लोगों की, उन लोगों ने क्या किया, नरेटर की फैमिली के साथ और जितने भी ब्लैक नेबर्स थे उनके साथ क्या किया कि उन लोगों के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए कि उन लोगों को सफ़र करना पड़ा रेफ्यूजी कैंप के अंदर काफ़ी अरसे तक। हम लोगों को दिखाया स्टोरी के अंदर 3 साल पूरे लगते हैं। ठीक है, बच्चा जो था ना, जो सबसे छोटा उसका भाई था नरेटर का, वो दिखाया हुआ था कुछ माह का था, और जब स्टोरी एंड हुई तब वो 3 साल का था। तो कितनी ज़्यादा उनको, ना इनके पास जॉब थी, ना एजुकेशन थी, ना प्रॉपर रहने की जगह थी, तो कैसे सफ़रिंग उन लोगों ने तय की। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कि एनिमल्स और जितने भी हम लोगों को स्टोरी के अंदर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स मिले लाइक ग्रास और क्रूगर पार्क, ये सारी चीज़ें किसको स्टैंड कर रही हैं, किसको रेफ़र कर रही हैं? वाइट पीपल को, कि ये सारे वाइट पीपल हैं। ठीक है, एनिमल्स की तरह भी बीस्ट लगा लें उनको। उसके अलावा जो वो टूरिज़्म उनका चल रहा है और जो क्रूगर पार्क मतलब साफ़ सुथरी जगह, ग्रास वगैरह, ये सारी चीज़ें वाइट पीपल को या वाइट कम्युनिटी को शो करवा रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों को दिखा कि सर्च ऑफ आइडेंटिटी, ये भी इसके हम लोगों के अंदर दिखेगी। नेक्स्ट हम लोगों को दिखा कि आ सेल्फ कन्फर्मेशन ऑफ वर्ड। जब लिबरेशन मूवमेंट आई थी, जब हर चीज़ इक्वलिटी बेस्ड हो गई थी, 2 कंट्रीज़ थी मोज़म्बिक और ज़िम्बाब्वे, उसके ऊपर ब्लैक ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अपनी गलती की वजह से फाइनेंशियली और पॉलिटिकली सपोर्ट किया लोगों ने, और जिसकी वजह से सेल्फ कन्फर्मेशन ऑफ वॉर हो गई। नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिखा? द टेंट जो है वो सिम्बलाइज़ कर रहा है न्यू होम को, और शूज़ हम लोगों को दिखते हैं एंड पर, वो सिग्निफाई कर रहे हैं कि द बिलीफ इन ए बेटर फ्यूचर, कि यहाँ पर हम लोगों को होप भी दिखेगी। नेक्स्ट हम लोगों को दिखा एक कन्फ्लिक्ट दिखेगा, मैन वर्सेस एनवायरनमेंट। एज द स्टोरी सेट्स प्लेस इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द अल्टीमेट कन्फ्लिक्ट इज़ अगेंस्ट देयर एनवायरमेंटल कंडीशन, फेमाइन, होमलेसनेस, मैन वर्सेस सोसाइटी। ये हम लोगों को कन्फ्लिक्ट भी दिखेगा। नेक्स्ट हम लोगों को दिखेगा कि इसके अंदर ब्लैक मस्ट लर्न टू टॉक एंड वाइट मस्ट लर्न टू लिसन। ये 2 चीज़ें भी हम लोगों को दिखेंगी, क्योंकि वाइट्स कहते थे
कि ब्लैक्स जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, इलिटरेट पीपल हैं, और जो वाइट्स हैं वो किसी की सुनते नहीं थे। तो ब्लैक को अपने लिए, अपने हक के लिए खुद बोलना है और वाइट को उनकी सुननी है। अब अपार्थाइड क्या हुआ था, यही था ना कि ब्लैक गिव दिस कंट्रोल देमसेल्फ टू वाइट्स, कि आके हम लोगों को कंट्रोल करो। जो वाइट पीपल थे वो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर या डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनसे आगे थे। तो इन लोगों ने, ब्लैक ने उनको सर पर चढ़ा लिया। यही हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इतनी सफरिंग करनी पड़ी। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि हर राइटिंग, जो हमारी राइटर है, हर राइटिंग वाज डीपली पॉलिटिकल अगेंस्ट रेशियल इश्यूज ड्यूरिंग अपार्थाइड, कि अपार्थाइड के दौरान जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस की लोगों ने, जो उन लोगों के पर इफ़ेक्ट हुआ अपार्थाइड का, उसके अंदर हम लोगों की उसकी राइटिंग जो है वो हम लोगों को दिखती है। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि लाइफ डिड नॉट एंड विद अपार्थाइड, न्यू लाइफ बिगेन, कि अपार्थाइड से ये नहीं हुआ कि एक लॉ लगा दिया तो बस लाइफ ख़त्म हो गई। उसके बाद कैसे लोगों ने जीना शुरू किया, दोबारा से न्यू ज़िंदगी कैसे स्टार्ट की, अपने प्यारों को खो कर, नहीं पता वो ज़िंदा हैं, मर गए, कुछ लोग जंग पर गए हुए थे, कुछ लोग निकले, किसी का रेप हो गया, कोई किडनैप हो गया, किसी को ऐसे ही मार दिया गया। तो वहाँ पर लाइफ एंड नहीं हुई, न्यू लाइफ शुरू हो गई, नेक्स्ट लाइफ शुरू हो गई। लोगों ने उसके साथ भी जीना शुरू कर दिया, उनको जीना आ गया, उन लोगों ने अपने आप को हर सिचुएशन के अंदर ढाल लिया। नेक्स्ट हम लोगों को दिखता है कि ये जो स्टोरी है हमारी, ये बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंस ऑफ नंबर ऑफ रेफ्यूजीज़ फ्रॉम मोज़म्बिक ड्यूरिंग द 1980s, कि 1980s के अंदर ये सब कुछ हुआ था, जो हमारे राइटर ने हम लोगों को एक स्टोरी के थ्रू बताया है, यानी कि ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने फेस किए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग इसकी थीम्स, कि हमारी स्टोरी के अंदर हम लोगों को थीम्स क्या क्या मिल रही हैं। सबसे पहले करेज की मिल रही है, उसके बाद लॉस की मिल रही है, फियर की मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट की मिल रही है, उसके अलावा स्ट्रगल की मिल रही है, उसके अलावा होप की मिल रही है, उसके अलावा आइडेंटिटी की मिल रही है, रेसिज्म की मिल रही है, रेशियल टेंशन की मिल रही है, ऑपरेशन, मार्जिनलाइज्ड या कॉलोनाइज्ड, इसकी भी मिल रही है, उसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की मिल रही है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर कॉलोनियलिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके अलावा डेथ, लॉस, फियर, इन सारी चीज़ों का जिक्र मिला है, होप का, करेज का, इन सारी चीज़ों का, कि सिचुएशन चेंज होती रहती है और कैसे लोगों ने सफ़र किया। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी होंगी। इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इस शॉर्ट स्टोरी की हम लोग अगर देखें तो ये बेसिकली इसकी स्टोरी यही है कि सफ़रिंग दिखाई हुई है, और उसके अलावा इसका आप लोगों ने जो मेन याद रखना है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि अपार्थाइड लॉ आया था, उसके बाद लिबरेशन मूवमेंट आई थी, उसके अलावा फिर कैसे एक रेबल ग्रुप था और फिर कैसे ब्लैक के पास कंट्रोल आया और वापस चला गया। उसके बाद फिर बैंडिट्स आए, उन लोगों ने कैसे कब्ज़ा कर लिया, उनकी चीज़ें चुरा लीं और उनके घरों पे कब्ज़ा कर लिया, रेप वगैरह और विलेजेस तबाह कर देना और घर बेघर कर देना लोगों को। तो ये सारी तबाहियाँ हुई और फिर कैसे लोगों ने सफ़रिंग की और वो कैसे फिर अपने लॉन्ग जर्नी तय करके गए, बीच में लोग गुम हो गए और मर गए, भूख से मर गए, लेकिन रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच गए और फिर वहां जाके कैसे उन लोगों ने दोबारा से अपनी लाइफ्स का आगाज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखेंगी। उसके अलावा ऑपरेशन और मार्जिनलाइज्ड और या कॉलोनाइज्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो इन पर मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, मैं लिंक ऐड कर दूंगी, तो उसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा। ये सिंपली यही है कि कैसे वाइट्स ने आकर रूल करना शुरू कर दिया ब्लैक्स के ऊपर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।